हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें हम 10वां के पहले अध्याय को देखेंगे। आपका बुक है समकालीन भारत भाग 2, जिसमें हमको प्रथम अध्याय के संसाधन एवं विकास चैप्टर पे देखना है, जिसमें हमको इसमें पढ़नी है संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों को कितने रूप में बांटा गया है। एक है उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर। उसके बाद हमें देखनी है संसाधनों का विकास कैसे होता है, संसाधनों का नियोजन कैसे हो रहा है, भू संसाधन। उसके बाद भारत में भू संसाधन कहाँ कहाँ है, भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या सब है, भूमि उपयोग करने वाली चीज़ें और भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। उसके बाद हम देखेंगे मृदा संसाधन। उसके बाद मृदाओं का वर्गीकरण, यानी मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। एक है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और वन मिट्टी। उसके बाद मृदा अपर्दन और संरक्षण पढ़ेंगे। तो ये हो गए आपके सिलेबस में, यानी पहले अध्याय में जो भी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, वो एक नोट के रूप में ये आप लोग के सामने है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संसाधन। आप लोग जानते हैं कि संसाधन क्या होता है। संसाधन यानी रिसोर्सेस, है ना। संसाधन मीन्स रिसोर्सेस। ये क्या होता है कि आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं, आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे आवश्यकताओं को क्या करें, पूरा करने में उपयोग में आवे, उसको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। लेकिन संसाधन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है, तकनीकी का उपलब्ध होना। मान लेते हैं कि यह धरती है, धरती के अंदर से तेल निकलती है। तेल निकालने के लिए अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम तेल को नहीं निकाल सकते, तेल को नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से यह हमारे लिए संसाधन की चीज़ें नहीं है। उसके बाद संभावी और संस्कृति रूप से, है ना। संस्कृति रूप से भाई कैसे, तो मान लेते हैं कि कोई ऐसी जीव जिसको हम खा सकते हैं लेकिन वो हमारे संस्कृति में नहीं है कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, तो वो जीव क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन नहीं हुआ, है ना। उसके बाद चलते हैं संसाधनों के वर्गीकरण में। यानी पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के थे, जैव और अजैव। जैव मतलब जीव सजीव और अजैव मतलब निर्जीव। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, यानी लिमिटेशन के आधार पे, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय मतलब जो एक बार से ज़्यादा उपयोग में लाया जा सके, और अनवीकरणीय मतलब जो एक से ज़्यादा उपयोग में नहीं लाया जा सके, एक बार यूज कर लो हो गया। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक, व्यक्तिगत, इंसान अपना खुद का मालिक भी होता है, सामुदायिक, है ना, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। उसके बाद विकसित के आधार पर, विकसित के आधार पर क्या है जी, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार भी है, संचित कोष भी है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार में क्या था जी, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब देखिए क्या है कि जैव संसाधन जिन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, यानी जीवित व्यक्तियों से होती है, यानी जिसमें क्या हो, जीवन हो, वैसे संसाधन को क्या कहा गया है, जैव संसाधन। इसमें एग्जाम्पल में देखिए मनुष्य, मनुष्य भी एक जैव संसाधन है। वनस्पति भी है, जहाँ से हमको क्या मिलती है, बहुत सारे जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती है ना। पशुधन, मत्स्य जीवन और प्राणी जात, यानी पशुधन मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं भेड़ का। भेड़ से हमें क्या प्राप्त होता है ना, ऊन प्राप्त होती है ना, ऊन मिलता है, दूध मिलता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक संसाधन हो गया, जैव संसाधन। अजैव संसाधन यानी ठीक इसका विपरीत, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त जो भी संसाधन है वो क्या है, अजैव संसाधन है। चट्टानें हैं, धातुएं हैं। चट्टानों में जान नहीं होती है,
धातु में भी जान नहीं होती है, लेकिन चट्टानों से क्या खनिज निकलते हैं, चट्टान से खनिज निकलते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे लिए संसाधन हो गया। धातु से क्या धातु क्या है, जैसे सोना चांदी है ना, ये सब क्या है संसाधन है, लोहा, ये सब भी संसाधन है। कैसा, निर्जीव संसाधन यानी अजैव संसाधन। अब देखते हैं समाप्यता के आधार, यानी कोई भी चीज़ का लिमिटेशन होता है, कोई भी चीज़ ख़त्म भी हो जाती है और नहीं भी खत्म होती, लिमिटेशन होता है कि चलिए समाप्यता के आधार पे देखते हैं नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाए, पुनः उत्पन्न किया जाए, पुनः उत्पन्न किया जाए। कोई भी चीज़ समाप्त होगी फिर उसको उसी रूप में क्या किया जाए, फिर से उत्पन्न किया जाए, जैसे सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन। जैसे मान लेते हैं कि सौर ऊर्जा, अगर जब तक हमारे ब्रह्मांड में सूर्य है, क्या है, सूर्य है, तब तक सौर लाइट हमें मिलती रहेगी। इस पे जब तक सूर्य की रोशनी रहेगी तब तक हमें क्या मिलेगी, बिजली मिलती रहेगी, बिजली मिलती रहेगी। अगर धरती पे सूर्य नहीं है तो फिर यह भी नहीं होगा। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन। पवन ऊर्जा, जब तक हवा है तब तक पवन ऊर्जा है, इससे भी क्या होती है, बिजली प्राप्त होती है, जल से बिजली प्राप्त होती है, वन से जड़ी बूटी, लकड़ियाँ सब कुछ मिलते हैं, तो ऐसे संसाधन क्या हो गए, नवीकरणीय। अगर जंगल में क्या हो जाए कि वृक्ष, पेड़ पौधे कट जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, फिर से वृक्ष लगा सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ को फिर से उत्पन्न कर सकते हैं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन यानी अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो एक बार प्रयोग के बाद खत्म हो जाते हैं। इन संसाधनों में के बनने में क्या होता है, लाखों वर्ष लग जाते, एक बार में खत्म हो जाता। तेल हम पेट्रोल गाड़ी में दिए, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, तो क्या हम लोग फिर से वो उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो फिर हम लोग को क्या जाना पड़ेगा, पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। कोयला जब एक बार जल जाती है तो क्या हो जाता है जी, राख बन जाता है, तो यह फिर से नहीं उत्पन्न होता है। उसके लिए बहुत सारे शोध करने पड़ते हैं, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, है ना, इसको फिर से उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाएंगे, अनवीकरणीय संसाधन। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी उसका पर्सनल चीज़, कोई व्यक्ति का जो पर्सनल चीज़ें होती है, जो एक व्यक्ति के हाथों में होता है, जैसे भूखंड, घर, जायदाद, ये सब क्या हो गया, व्यक्तिगत संसाधन हो गए। घर क्या हम लोग के लिए रहने के लिए है। भूखंड, जब तक भूमि नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं रख सकते, भूमि भी हमारे लिए एक संसाधन का काम करती है। अब देखते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामूहिक स्वामित्व वाले संसाधन, जिन संसाधनों का स्वामित्व समुदाय के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध हो, जैसे सार्वजनिक पार्क, यहाँ पे सब लोग जा सकते हैं, पिकनिक स्थल सब जा सकते हैं, मैदान सब खेल सकते हैं, ये सब क्या हो गया, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अब है राष्ट्रीय संसाधन, देश में पाए जाने वाले सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते। देश में जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लेते कोई भी किसान है ना, यानी जो भूमि के मालिक है, अगर उस भूमि के बगल से क्या होगी, यानी उसके भूमि से, उस किसान के भूमि से ट्रेन की पटरी बिछाई जाएगी, तो ट्रेन की पटरी सरकार के अधीन रहेगा, भूमि किसके अधीन रहेगा, किसान के अधीन रहेगा। लेकिन जब वो सरकार क्या करेंगे, इस भूमि से, है ना, रेल की पटरियाँ बिछाएगी, तो वो भूमि किसके अंतर्गत आ जाएगा, देश के संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए किसान को या तो लगान दिया जाएगा या फिर उस भूमि के उस स्थिति से उतने रुपये मिलेंगे। ये संसाधन क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन,
तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा गया। इन संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लीजिए दक्षिणी भारत है, यहाँ पे हिंद महासागर है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल खाड़ी, यहाँ पे अरब सागर है, और यहाँ पे क्या है, श्रीलंका है, और ये क्या है, टोटली तटीय क्षेत्र है। अगर यहाँ से 200 किलोमीटर पर कोई तेल खजाना है, अगर इस एरिया में कोई भी देश उस तेल खजाने का हकदार है, तो अगर भारत चाहेगा कि इससे निकालने को, तो भारत को उस देश से परमिशन लेना पड़ेगा, और यह तेल खजाना उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। किसके लिए? भारत के लिए क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। अब देखते विकास के स्तर पर। विकास के स्तर पर संभावित संसाधन आता है। जैसे वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है, लेकिन उसका क्या होता है, उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे भारत का पश्चिमी भाग, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान में जानते होंगे ये हो गया पश्चिमी भाग भारत का, ये पश्चिमी भाग हो गया भारत का, और यहीं पे गुजरात है, यहीं पे गुजरात है, और यहीं पे राजस्थान है। राजस्थान में क्या होता है जी, बहुत सारे मरुस्थलीय जगह है। गुजरात का कच्छ जो है, कच्छ प्रदेश, वो भी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो ऐसे जगहों पे ऊर्जा की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी डायरेक्ट यहाँ पे पड़ती है, और उससे हम लोग सौर ऊर्जा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पे उपयोग में नहीं लाया गया है। अब है विकसित संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन क्या है। यानी वैसा संसाधन जहाँ पे सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा क्या कर चुकी है, निर्धारित हो चुकी है, कि नहीं यहाँ से वो चीज़ें हमें अपने लिए क्या हो जाए, मिल सके, वैसे संसाधन को क्या कहेंगे, विकसित संसाधन। अब इसमें आता है कि भंडार, भंडार यानी वैसा संसाधन जो हमारे भंडार में तो है लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं किया गया है, वैसे संसाधन भंडार संसाधन कहे जाएंगे। जैसे है ना, जैसे मान लेते हैं कि नल जल है, जल से क्या हमको बिजली मिलेगी, है ना, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे उससे बिजली उत्पन्न नहीं की जा रही, वो फ्यूचर में हमारे लिए उपयोगी होगा, है ना। वैसे संसाधन को क्या बोलेंगे, भंडार संसाधन कहेंगे। अब है संचित संसाधन, संचित संसाधन, संचित संसाधन यानी भंडार का एक सीमित क्षेत्र जिससे क्या हो रहा है कि उपयोग में लाया जा रहा है वो चीज़ों को, और कुछ चीज़ें जो है जैसे यही हो गया नदी नाले जलकूप ये सब, जैसे ये हो गए एक ब्रिज, ब्रिज के नीचे क्या है, जल है, तो इस जल से क्या हो गया कि हम लोग को बिजली उत्पन्न हो सकती है, अभी हो भी रही है और फ्यूचर में भी होगी। ऐसे संसाधन को संचित संसाधन कहेंगे। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भंडार संसाधन जो हमारे लिए है लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है, वो भंडार संसाधन, संचित संसाधन जो भंडार में है और उससे थोड़ी मात्रा में उसका यूज भी हो रहा है और फ्यूचर में उसका यूज भी होगा, तो ऐसे संसाधन को संचित संसाधन कहेंगे। अब देखते हैं संसाधनों का उपयोग। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन क्या है,
प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया गया, जिससे बहुत सारी क्या हुई समस्या पैदा हुई। जैसे मान लेते हैं जंगल क्या है, वहाँ से हमारे घर बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है और उसके बाद औषधि की आवश्यकता होती है, लेकिन मनुष्य अपने फ़ायदा के लिए, पैसे के लिए उस जंगल को अंधाधुंध काट रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी समस्या पैदा होती है। कुछ व्यक्ति लालचवश उस संसाधनों को हरास कर रहे, काट रहे हैं। समाज के कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय है, जो समाज के दो हिस्सों में, यानी एक गरीब वर्ग और एक अमीर वर्ग, एक रिच और एक पुअर मैन, उसको क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से उस सामान को बांट रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुत सारी समस्याएं आ रही है। संसाधनों का अंधाधुंध शोषण, वैश्विक परिस्थिति संकट को पैदा किया जाता है, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत, वायुमंडल में बहुत सारे प्रदूषण हो जाते हैं। ओजोन मंडल भी खतरे पर है और वायु प्रदूषण भी बहुत हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि संसाधनों में बहुत सारी समस्या आ रही है। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए। संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक पहाड़ है, इससे क्या होता है कि लोह अयस्क निकालना है। लोह अयस्क निकला तो वो मार्केट का प्राइस है 100 रुपया, मानते हैं 100 रुपया है, लेकिन हमको निकालने में कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 1 लाख रुपया खर्चा हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि यह संसाधन मेरे लिए उपयोगी है? नहीं है। जितना मूल्य न हो उससे ज़्यादा खर्च हो तो यह संसाधन हमारे लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए आर्थिक विकास करने की आवश्यकता भी होनी चाहिए। ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए कि ये लाख से ज़्यादा हमको लोहा उस ज़्यादा रेट में बिके, उतने प्रचुर मात्रा में हमको इस पहाड़ से क्या करना पड़ेगा, लोह अयस्क निकालना पड़ेगा। सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया के भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करे। पर्यावरण को बिना विकास पहुंचाए, सतत आर्थिक विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, यानी पर्यावरण को नहीं नुकसान पहुंचे, उसके हित में काम हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य के पीढ़ी के लिए आवश्यकता के लिए उपेक्षा हो। यानी अभी जो हमारे संसाधन है वो भविष्य के लिए भी हो। ऐसे संसाधन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे फ्यूचर में। अब है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। देखते हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, कहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ें की ज़रूरत है उसका एक लिस्ट बनाना कि किस प्रदेश में, किस राज्य में, किस देश में कितनी संसाधनों की ज़रूरत है। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण टीम का गठन करना, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक या मात्रात्मक, यानी उसमें गुण अच्छा हो, यानी वो किसी विशेष वर्ग के लिए या किसी व्यक्तियों के लिए, विशेष वर्ग न कहा जाए यहाँ पे, किसी व्यक्तियों के लिए वह संसाधन क्या हो, लाभपूर्ण हो, किसी के अनहित में काम न हो। तो ऐसा अनुमान लगाकर मापन करना शामिल होता है। संसाधन विकास की योजनाओं के लिए लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना है। यानी प्रौद्योगिकी का होना, टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है। सबसे संसाधन का उपयोग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का होना। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो कोई भी संसाधन इजी वे में हम लोग गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है संसाधन विकास नियोजन और राष्ट्रीय विकास नियोजन में समन्वय स्थापित करना। जो भी
जो भी योजना है राष्ट्रीय स्तर पे हो या फिर राजकीय स्तर पर हो, उसका समन्वय स्थापित। यानी हमारे देश में मान लेते हैं कि तेल खनन ज़्यादा हो रहा है, तो हमें अन्य राज्यों को क्या करना पड़ेगा, अपनी मात्रा के अनुसार जितना खनन हो रहा है उस अनुसार हमें क्या करना पड़ेगा कि अन्य देशों से तेल लेना पड़ेगा और प्रत्येक प्रदेशों में उतनी खनन की आवश्यकता के अनुसार क्या करना पड़ेगा, उस प्रदेश को, उस राज्य को सरकारें तेल देंगी, जिससे संसाधन का पूर्ति भी हो जाए और फ्यूचर में वो कभी ख़त्म भी ना हो। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समन्वय स्थापित करना। तो अभी हमने देखा कि संसाधन क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर, संसाधनों का विकास, संसाधनों का नियोजन और भू संसाधन। आज के इस भाग में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको आगे बताऊंगा भारत में संसाधन, भारत में भू उपयोग के प्रारूप, भूमि न्यूनीकरण और संरक्षण के उपाय, मृदा संसाधन और मृदाओं का वर्गीकरण, जो निम्नलिखित तौर पे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, वन मृदा और मृदा अपर्दन संरक्षण, यह दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। तो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे स्टडी मोशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी त्रुटि हो, जो भी क्वेश्चन पूछने की इच्छा हो तो करें, और अपने फ्रेंड के साथ क्या करें, शेयर भी करें। थैंक यू।